नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, बेहतरीन राइटर हैं, सिनेमा से, टेलीविजन से, रंगमंच से और आकाशवाणी से जिनका गहरा नाता है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ श्याम सुंदर कपूर जी का। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 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 तो मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आपका जो सफर रहा है, किस तरह से आप रंगमंच में आए, किस तरह से आपने लिखना शुरू किया। मैं चाहूंगी वो जो सफर है आपका कला से जुड़ा हुआ, हम भी उसका हिस्सा बने। काजल जी, जहां तक सफर की बात है तो जी वो बहुआयामी है। जी मतलब आप समझते हैं कि जो फील्ड है रेडियो का, कैजुअल जी आर्टिस्टों के लिए, और रंगमंच का और लेखन का, इससे जी रोटी तो नहीं निकलती। तो मैं मतलब बड़ी बेबाकी से कहूंगा कि जब हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से आए तो वहां भी व्यापारी थे, यहाँ लाके कैंपों में फेंक दिए गए। काम उनको कोई आता नहीं था सिवाय व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के उनके पास पैसे नहीं थे। मजदूरी करते रहे, हमें भी पालते रहे, हम पलते रहे, लेकिन जी हमारा शौक उसके साथ साथ पलने लगा, जो एक देवी माँ की देन है, सरस्वती माँ की देन है। तो ऐसा हुआ कि जिनको देन होती है उनको बचपन में कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ एक मौका आता है कि उनका रुझान बचपन से ही उधर हो जाता है। आप कहें जी तो मैं आपको बचपन का एक किस्सा सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हुआ कि किसी जमाने में पारसी थिएट्रिकल कंपनियों की तर्ज पर, जैसे कि पृथ्वी थिएटर भी चलता रहा, बहुत जी मशहूर हुआ, तो छोटी छोटी कंपनियां होती थी और वो हर छोटे कस्बे और गांव और शहरों में जाकर धार्मिक नाटक और सामाजिक नाटक किया करते थे। जी तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुनादी कराते थे, और मुनादी कराते थे कि आज रात को भक्त प्रहलाद का नाटक होगा। मैं तब मुश्किल से स्कूल जाना शुरू ही हुआ था, 5 एक साल की उम्र थी। तो मैंने बाबा से कहा कि मुझे भी देखना है। तो उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि धार्मिक नाटक है, बच्चे को ले जाओ, धर्म कर्म की तरफ कोई रुचि लगी रहेगी। जी तो मुझे 2 आने की उन्होंने दिए, और बच्चों की एंट्री फ्री थी, मुझे ले गए। तो नाटक शुरू उन्होंने अनाउंस किया कि 15-20 मिनट लगेंगे। तो वो एक आदमी वहां से बच्चे ढूंढ रहा था, उसने 3-4 बच्चे इकट्ठे किए और ले गया अंदर वो। तो हमारे पिताजी को वो साथ लेके चले गए। तो उन्होंने कहा, जी आपको भक्त प्रहलाद का रोल करना है। तो मैंने कथा सुनी थी अपनी माताजी के साथ मंदिर में जाकर, पुजारी जी से 3-4 बार सुनी थी। तो भक्त प्रहलाद का मुझ पर प्रभाव हो गया। तो मैं थोड़ा खुश हुआ, लेकिन मैंने करना क्या है। तो वो साथ साथ में मेरे जो कुर्ता पजामा पहन रखा था उसके ऊपर रंगीन कपड़े पहना दिए, पजामा पहना दिया, जूती पहना दी, और बोलते ही रहे वो कि ये बोल रहा है, वो बोलना है, बस आप तैयार हो जाओ, नाटक खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप यकीन मानिए काजल जी कि जब वो बातें कर रहे थे मैं सुन नहीं रहा था कि उन्होंने मुझे क्या कहा है। मुझे वो पंडित जी की कथा याद आ रही थी कि वो भक्त प्रहलाद के मुंह से क्या कहलवा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि वो 20 मिनट का सीन चला, बाप बेटे के बीच में, और जो पंडित जी ने कथा कही थी उसके सामने वाला सीनियर आर्टिस्ट भूल गया कि मुझे क्या कहना है, लेकिन मैं अपनी बेबाकी से कहता चला गया। और ये मेरी शुरुआत थी। तालियां बजी। उन तालियों ने मुझे थोड़ी हौसला अफजाई दी, और इस तरह मेरा रुझान हुआ। दूसरी मुसीबत क्या थी कि घर में ये तो नहीं कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन मेहनत मजदूरी में जो मिलता था मेरे बाप और दादा को, वो थोड़ा उतना नहीं था कि हमें वो 5 स्टार परवरिश दे सके। तो स्कूल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं लाइब्रेरी में बैठा रहता था। मेरा खेलने कूदने में कम ध्यान था। शरारती तो मैं था, इस बेबाकी से कहता हूँ, लेकिन खेलने कूदने में और बेकार की बातों में रुचि नहीं थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य पर मेरी नजर अटक गई। उनका मानसरोवर पढ़ा। तो हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ करता था। हमारे प्रिंसिपल साहब को मैंने जाकर कहा कि अगर मुझे मौका दें तो मैं लघु नाटिका पेश करना चाहता हूँ। कहने के क्या होगी। मैंने कहा, सर ऐसा है, नाटक कहानी तो मुंशी जी की है, बूढ़ी काकी, लेकिन मेरे दिमाग में है कि मेरे पड़ोस में एक घटना हुई है ऐसी एक बुजुर्ग औरत के साथ, वो मेरे दिमाग पर असर कर गई, आप कहें तो मैं। तो उन्होंने इजाजत दे दी। तो मैंने 4-5 लड़के इकट्ठे करके उसका अंतिम अंश जो था बूढ़ी काकी का, जिसमें वो
काफी आपने पढ़ी होगी कहानी, बड़ी दर्दनाक कहानी है। तो बुजुर्ग और बच्चे का आपस में प्रेम और स्नेह बताती है कहानी। तो जब वो 10-15 मिनट की नाटिका की तो प्रिंसिपल साहब ने माथा चूम लिया और वो शाबाशी मुझे कटोचती रही कि नहीं, अब कोई इसी लाइन में कुछ करना है। पढ़ाई जितनी हो सकती थी पूरी की। उसके बाद मेरा दूसरा रूप शुरू हुआ कि मैं पत्रकार बनना चाहता था। तो पंजाब केसरी अखबार शुरू होने वाला था। श्री विजय चोपड़ा जी जो मालिक हैं उनके, आज भी भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो है। तो उनसे मैंने प्रार्थना की कि सर अगर मुझे मौका दे तो मैं पत्रकारिता में जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले कंपोजिंग शुरू कर दो, उसके बाद देखेंगे। खैर वो मेरे काम से मुतासिर हुए और मैं प्रूफ रीडिंग करने लगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे कंपोजिंग किया, पहले प्रूफ रीडिंग की, उसके बाद वो मेरे को सीधा प्रेस मैनेजर लगा दिया। कहने लगे नहीं तुम टेक्निकल माइंड रहो, तुम्हारा माइंड शार्प है, तो तुम जो है टेक्निकल साइड पे आ जाओ। तो वेतन भी कोई खास नहीं था, 200-250 रुपए मिलते थे। अब उसमें मैंने ये किया कि मैं रेडियो स्टेशन जाना शुरू हुआ। मैंने कहा यार मुझे अमीन सैनी साहब बहुत पसंद थे और मैं उन्हीं की तरह का बनना चाहता था, लेकिन मैं बन नहीं पाया, मेरी बदकिस्मती है, क्योंकि उस तरह के प्रोग्राम यहाँ होते नहीं थे। तो उस जमाने में एक युवा मंच प्रोग्राम हुआ करता था जो मुझे 14 दिन के लिए दिया गया। जनाब इंद्रजीत निराला साहब थे वहां पे, आकाशवाणी में पैक्स थे। तो बहुत खुश हुए वो मुझसे। तो मैंने कहा सर मैं कुछ लिखता भी हूँ। तो कहने क्या लिखते हो। मैंने कहा जी कुछ धार्मिक नाटक के अलावा मुंशी जी पर कुछ मैंने काम करके रखा हुआ है, आधा अधूरा आप कहें तो मैं आपको दिखा दूं, लेकिन नाटकों में मेरी रुचि है। तो कल जी ये समझिए कि 250 रुपए वो मिलता था और 14 दिन का प्रोग्राम मिलता था ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी का, और 140 रुपए वहां से मिल जाते थे, जबकि मेरा बैंक में खाता भी नहीं था और 10-10 रुपए के चेक पे इकट्ठे करता रहता था। बड़ी मुश्किल से किसी से 20 रुपए लेके खाता खुलवाया और उसमें जमा कराने शुरू किए। तो निराला साहब मेरे से बहुत खुश हुए। उन्हीं दिनों आप जानते हैं कि एक जाने माने रेडियो नाट्य डायरेक्टर हुए हैं विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक। बटुक जी का बहुत नाम है। तो मैं उनके चरणों में बैठकर कुछ कहना चाहता था। तो मेरा ड्रामा पहले वॉइस टेस्टिंग हुई, फिर उसके बाद ड्रामा में वो ले आए। और जैसे ही वो ड्रामा शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे एक एक कोर्ट रूम ड्रामा था, एक छोटा सा एक लाइन का रोल मेरे को डिफेंस के एडवोकेट का, डिफेंस के वकील का दे दिया। तो मैं थोड़ा मन महसूस किया। तो मैंने फिर वो सरकार जो था ना, वकील डिफेंस का था, उसका पढ़ा। वो बहुत बड़े कलाकार थे, पटियाला से आते थे और वो आते टाइम पर थे और रिकॉर्डिंग करके चले जाते थे। लेकिन बटुक साहब 4 दिन की रिहर्सल के बिना रिकॉर्डिंग नहीं किया करते थे। तो उनको पता नहीं क्या ऐसी इंट्यूशन हुई, कहने लगे यार ये भी पढ़ते रहा करो। मैंने कहा जी मैंने सभी जो 5 कलाकार हैं, 5 आर्टिस्ट हैं, 5 पात्र हैं, पांचों के डायलॉग जुबानी याद कर दिए हैं। मेरा पहला नाटक था। तो जब नाटक शुरू हुआ तो 3-4 बार अटके, तो उनकी पसंद से नहीं आया, कहने लगे भी री रिकॉर्ड करेंगे। कहने लगे जी मेरी बस का टाइम हो गया। तो उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ा, कहते जाइए आप सिर्फ एक लाइन जो मुझे दे रखी थी सरकारी वकील की, वो उनको दे दी कि ये आप बोल के चले जाइए। वो रिकॉर्ड करा के चले गए। उसके बाद मुझे कहने लगे तुम्हें 15 मिनट का टाइम मिलता है और तुम ये याद करके आओ। याद तो मुझे पहले से था, लेकिन थोड़ा हौसला बढ़ा और उस हौसले के साथ मैंने फिर अपने अंदर और जोश थोड़ा सा भरा कि नहीं भाई ये तो अब कुछ करके दिखाना पड़ रहा है, और जीने मरने की तो कवायद यहीं से शुरू हो जाएगी। तो काले जी यकीन मानिए, वन टेक में पहली बार कोई आर्टिस्ट नाटक में हिस्सा ले रहा है और वन टेक में उसका 15 मिनट का सीन निकल जाता है। तो बहुत खुश हुए, माथा चूमा उन्होंने मेरा कि शाबाश बच्चे, अभी एक बार और मैं रिकॉर्ड लूंगा, मुझे दोनों में से जो पसंद आएगा वो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने ले लिया और कामयाब नाटक रहा। तो इस तरह से मुझे हौसले मिलते रहे, लोग मिलते रहे। इंद्रजीत निराला थे यहाँ पर, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे युवावाणी के साथ साथ नाटकों में भी कहा कि आओ। फिर वो एक दिन घर पे मुझे उन्होंने बुलाया, हमारे पास जलंधर छावनी में ही रहते थे।
तो मैंने कहा सर ये मैंने कुछ ना आधे अधूरे काम करके रखे हुए हैं, मेरी इच्छा है कि मैं नाटक लिखा करूं। अरे लिखो। तो मैंने एक छोटी सी लघु नाटिका, लघु तो नहीं थी खैर, आधे घंटे की थी, 28 मिनट का नाटक था, मेहनत बेकार गई। तो कहने लगा ये यूं माड़ी में ही जाएगी, तो आप इसको प्रोड्यूसर को दे दिया, भी इसका रिकॉर्डिंग करके दे दो। तो मेहनत बेकार तो नहीं गई काजल जी, मेहनत तो रंग लाई। और लासा कौल साहब थे यहाँ पर डायरेक्टर, कश्मीर से थे, अब तो भगवान उनको शांति दे। तो कौल साहब बहुत प्यार करते थे, सुनहरी बाल उनके, गोरा चिट्टा रंग, लंबे तड़के, दुबले पतले, बहुत प्यार किया उन्होंने मुझे। यार कहता है तेरी इतनी सी उम्र है, ये किसकी कॉपी की है तूने? मैंने कहा सर ये मेरे दिमाग से निकली हुई कॉपी है, मेरे पास और कोई कॉपी नहीं है। ये शौक है मुझे कि किसी तरह से मैं नाटक लिखना शुरू कर दूं। तो उन्होंने मेरी, मतलब उस जमाने में, आज तो हर कोई मोबाइल लेके जा रहा है आकाशवाणी स्टूडियो में, तब उनका एक सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड फोटोग्राफर होता था, केवल वही स्टूडियो में जा सकता था। मेरी फोटो ली, दिल्ली भेजी, एक आकाशवाणी पत्रिका छपा करती थी जिसमें सारे देश के जो रेडियो स्टेशन है उनके प्रोग्राम छपते थे। उसके फ्रंट पेज पर जब मेरी फोटो आई तो आप समझिए कि मेरा हौसला और थोड़ा बुलंद हो गया। उधर धीरे मैं पैरेलल चलती है मेरी जिंदगी, क्योंकि रोटी का मोहताज नहीं होना चाहता था और शौक पूरा करना चाहता था। मैं प्रूफ रीडर से प्रेस मैनेजर बन गया और टेक्निकल लाइन में चला गया। मैंने कहा जी मुझसे जो मर्जी करवा लीजिए, लेकिन मैं वो दिन नहीं देखना चाहता जो मैंने बचपन में देखे हैं। और यकीन मानिए मेरी लगन दो तरफ थी, शौक भी पूरा करना है और वो दिन भी नहीं देखने हैं जो हम बचपन में गुजार चुके हैं, ना हमने आने वाले बच्चों को वो दिन देखने देंगे। तो बड़ा अच्छा सिस्टम चलता रहा, युगवाणी में खूब नाम मिला और नाटक भी मैंने, तो समझ लीजिए कि जो मानसरोवर के 1.5 दर्जन नाटक जो है उस दौरान, फिर ऐसी स्पीड बन गई लिखने की। लेकिन मेरे गुरु थे वीर प्रताप में चीफ सब एडिटर थे इंद्र जोशी जी, बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े नाटककार थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर इसमें कमियां रह जाती हैं। AR यूनिट, ऑडियंस रिसर्च यूनिट होता है हमारे आकाशवाणी में एक, तो हम लोग उसमें जाके पत्र लिखा करते थे कि हमारी तारीफ में कितने आए हैं, या हमें उलाना किसने दिया है, हमारी कमियां किसने निकाली हैं। तो देखता था कि कुछ है तो सही, लेकिन कुछ दबी जुबान में कह जाते थे कि नाटक में, इस नाटक में यहाँ कमी रह गई, ये कमी रह गई। तो मैंने इंद्र जोशी जी के चरण छुए, मैंने कहा आज से आप मेरे गुरु हैं। कहने लगे मैं तो तुम्हारा गुरु बन जाता हूँ एक शर्त पर, मैं जानता हूं कि तुम लिखते हो, मैं तुम्हारे नाटक भी देखता हूं, लेकिन अब मेरे हाथ जो है ना वो दिखते नहीं है, मेरा दिमाग तेज चलता है। अगर तुम मेरे नाटक लेखन में सहयोग करो तो मैं तुम्हें सहयोग दूंगा। तो हमारा ये समझौता हो गया। और वो मैंने अपने तरह की एक ब्रेल लिपि बना ली। मुझे स्टेनो तो आती नहीं, स्टेनोग्राफी नहीं आती थी, टाइपिंग में कर नहीं सकता। तो मेरे अपने कुछ, मैंने मतलब जैसे एक वाक्य होता है उसको शब्दों में ढालने के लिए, मतलब अगर ये लिखूंगा, अगर ये गोल लगाया है तो इसका लाइन ये बनेगी, ये बनेगी। तो नाटक लिखते लिखते हमारी काफी साझ हो गई, काफी अच्छा हमारा आपस में तालमेल हो गया। फिर मेरे नाटक भी सुपरहिट जाने लगे। मेरे गुरुदेव के तो थे ही महान, उनको एक आइडिया मैंने दिया, मैंने कहा सर मीना कुमारी पर आप एक नाटक लिखिए। कहने लगे अच्छा वो क्या है? तो मैंने उनको थोड़ा ब्रीफ सा किया। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, मीना कुमारी का मतलब जीवनी जो है वो थोड़ी कष्टप्रद है। तो मैंने कहा सर मैंने इसका शीर्षक भी सुना है, सोचा है। क्या लगे शीर्षक बता दो तो फिर तुम्हें मैं मिठाई भी खिलाऊंगा। तो मैंने कहा जी शीर्षक होगा चांदनी के वन में अग्निकण। अरे अरे अरे, ये तो मैंने ढूंढा ही नहीं था। ठीक है, ये कल आधे घंटे में लिखा जाएगा और अगले हफ्ते ये ब्रॉडकास्ट होगा। सो इस तरह से एक चलता रहा। मैं थोड़ा कागज देख लेता हूँ, कुछ भुलक्कड़ हो जाता है बुढ़ापे में आके आदमी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने आकाशवाणी के नाटकों से शुरुआत की, तो आपने रंगमंच के लिए भी नाटक लिखे, उसके बारे में बताइए। हाँ मैं वही आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये सभी पैरेलल चलता रहा।
जी, अब मैं आता हूं रंगमंच पे। जी, वो जो भक्त प्रहलाद तो पुरानी सदी के हो गए, तब मैं 5 साल का था। अब जब 20 साल का हुआ तो एक दिन मैं रामलीला की रिहर्सल देखने चला गया। उन दिनों एक फिल्म आई थी, शायद उसका नाम था संपूर्ण रामायण। तो रामायण की कथा तो सुनी हुई थी, माता जी के साथ भक्ति में कुछ लगे रहते थे। लेकिन उसमें जो ट्रिक सीन आते थे ना, कि जैसे रावण अगर लकीर लांघने लगा है तो आग उठती है, और ये सीता की जो अग्नि परीक्षा होती है वो तो डुप्लीकेट होती है। तो रावण जब आता है तो वो अपना भेष बदलने में आधा घंटा लगाता है। तो मैं इन टेक्निकल चीजों में लगा रहता था, सेट कैसे लगेंगे, ये कैसे लगेंगे। इत्तेफाक से डायरेक्टर साहब बीमार हो गए, और मुझे उन्होंने कहा, मैं प्रॉम्प्टिंग किया करता था उनके साथ, तो कहने लगे भी ये थोड़ा बहुत ये काम करा देंगे। जब वो लड़के मेरी से बड़ी उम्र के थे, वो जैसे जब करने लगे तो कहने लगे जी अब तो हरि किशन जी को कहेंगे कि आप बुजुर्ग हो गए। कहते मैं कह नहीं, वो गुरु हैं। तो इस तरह से मुझे उन्होंने चांस दिया, और मैंने उसकी रूपरेखा सारी बदल दी। कि ये ट्रिक सीन जो है, मैं चाहता था कि जो मेरे संवाद पंजाबी आर्टिस्ट हिंदी या संस्कृत बोलने में अटकते हैं, मैं उनकी भाषा में क्यों ना ले आऊं, साधारण भाषा। जैसे हमारी पंजाबी है ना, इसमें आधा उर्दू है। तो मैंने उसको उर्दू और हिंदी में मिक्स करके अगले साल के लिए एक नई कथा लिख दी, और लड़कों को बहुत पसंद आई और वो खूब बोलने भी लगे। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि आज एक ट्रिक सीन करना है। बहुत अच्छी जा रही थी, दूर दूर गांव से लोग आते थे, 10-12 गांव थे हमारे आसपास, वहां के सभी बहुत दर्शक आते थे। तो मैंने किसी एक आप समझिए वो वैज्ञानिक टाइप का आदमी था, वो भी मेरी तरह सनकी था। उसको मैंने कहा था कि मैंने लक्ष्मण रेखा की आग दिखानी है। तो सोच के मुझे कहने लगा ठीक है, हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे 2 केमिकल दिए कि ये तुम बाजार से ले आना। मैंने ला के दे दिए। उसमें कोई चीनी वीनी पता नहीं क्या मिलाया, पाइप बनवाया एक लंबा सा, उस विंग से लेकर इस विंग तक, और उसके ऊपर सारा वो हल्का सा दबा दिया, और उधर एक बूंद डाली तेजाब की, या शायद पता नहीं कौन सा केमिकल था। वो एकदम से लंबू उठा ऊपर, जैसे ही रावण ने पांव उठाया, लंबू उठा और ताड़ियां बज गई। तो उससे हौसला मिला कि रामलीला में यदि परिवर्तन किया जाए, जो पारसी थिएट्रिकल कंपनियों का स्टाइल है उसको अगर थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, तो ये और बढ़िया हो सकता है। ये सब रेडियो और स्टेज पैरेलल चल रहा है। और उस जमाने के ये देखिए कि पैरेलल क्या चलना था। 6 से 2 तक प्रेस मैनेजर की ड्यूटी, शिफ्ट मैनेजर थे। 2 बजे आकाशवाणी जाना, 5 बजे वहां से लौटना, 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत ये लेखन कार्य करना, और रात को रामलीला। जी। तो मैं अब ये आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, जो जिस तरह से आपने मेहनत की आकाशवाणी के नाटकों को लेकर आपने शुरुआत की, आपने रंगमंच पे नाटक लिखे, फिर टेलीविज़न में आपने लिखे, आपका सफ़र रहा। जो नए बच्चे हैं, नए परफ़ॉर्मर हैं, जो लिखने में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्या टिप्स देंगे देखिए, एज़ एन एक्स यहाँ मैं कल आप सलीम साहब की इंटरव्यू दे रहे थे ना, मैं सुन रहा था। जी, जी। देखिए, मैं किसी को नहीं कहता, मतलब कम से कम मैं ईमानदारी से कहूंगा कि मैं किसी को इसमें रोटी रोजी का कैरियर बनाने की सलाह कभी नहीं दूंगा। यदि आप समर्थ हैं तो इस लाइन में आइए, अगर जी, समर्थ नहीं है, जैसे हमारे यहाँ एक एक ही व्यक्ति बचा है हमारे जलंधर में, नीरज कौशिक साहब। वो नाटकों को चला रहे हैं, वो संपन्न हैं। उनका बेटा बहुत अच्छा आर्टिस्ट नितांत बहुत अच्छा कलाकार बन गया, टीवी सीरियल में आता है। तो ऐसे लोग, उनकी बीवी उनका बहुत साथ देती है, तो मैं उनको भूलता नहीं हूँ। क्योंकि मुझे कभी कभी बुलाते हैं तो मुझे अफसोस ये होता है कि देखने वाले मात्र 100 आदमी, और नाटक पे खर्चा हो गया 10,000 रुपए का। बिल्कुल, हालांकि बिल्कुल। किराया नहीं देते हमारे यहाँ, जो विरसा विहार बना है वो सरकार की तरफ से है, और इनसे कोई थोड़ा बहुत ऐसे चार्जेस देते हैं। तो मैं आने वाले लोगों को ये कहूंगा कि अगर समर्थ हो तो शौक पाल लो, समर्थ नहीं हो तो कम से कम मुझे पापी मत ठहराना। मैं नहीं कहूंगा कि इसमें आइए। मैं आपको फिल्मों की भी बात बताऊंगा, धक्के जी, बहुत जगह खाए हैं,
ये धक्के इसीलिए खाए हैं ताकि आने वाली जनरेशन को ये बताया जा सके कि कहाँ आप सेव हैं, कहाँ गंदगी है, कहाँ बिल्कुल स्वच्छ जल है, कहाँ गंगा जल है और कहाँ बहतिया नाला है। तो बहुत लोग बच्चों को शौक है, मेरे पास आते हैं स्कूल कॉलेज में काम करने वाले, स्क्रिप्ट चाहिए अंकल, ले जाओ, मुझे टॉपिक बता जाओ, कल ले जाना आके। तो इस तरह से तो मैं सेवा कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं समर्थ हूँ। मेरे बच्चे कारोबार कर रहे हैं, बहुत अच्छा कारोबार है, दोनों कमाऊ है। कोशिश की कि मेरे 5 बच्चों में से कोई एक मेरी लाइन पे आ जाए, लेकिन मैंने ना किसी को सलाह दी और ना कोई इस लाइन पे आया। अब आप पूछते जाइए, मैं बताऊंगा। जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आपने कहा, लेकिन अगर फिर भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद भी इसको आपका पैशन है, इस फील्ड में आना, अपना काम करना, लिखना, तो आप क्या टिप्स देंगे? साहित्य पढ़ना, किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है? इसका जवाब थोड़ा कठिन है, जी। क्योंकि ये हर व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। जी। वो क्या बनना चाहता है और उसके हालात क्या है। देखिए, हम जिंदगी में जीने के लिए आए हैं, सिर्फ शौक पूरे करने के लिए नहीं आए हैं। ये एक शौक हो गया, ये मेरा प्रोफेशन नहीं था। जी। अब देखिए ना, मैं आपको एक घटना रेडियो की सुना देता हूं। ऐसा हुआ कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे 10 रुपए रोजाना युग मंच प्रोग्राम करने की मिला करते थे, आधे घंटे के प्रोग्राम के। जी। एक टाइम ऐसा आया कि मेरा सबसे जिंदगी का बेहतरीन प्रोग्राम राब्ता, जो जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बराबर सुना जाता था, वो क्या बराबर बात क्यों है! सुना जाता क्या था? बात! वो बराबर क्यों सुना जाता था कि मेरी मातृभाषा उधर की है, पाकिस्तान की, और मेरे साथ सुखविंदर सुखी बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो दुआबे के थे, माझा के। तो उन्होंने, एक सुखविंदर सुखी सरदार हो गया, एक मोहम्मद सादिक मुसलमान हो गया कैरेक्टर के तौर पर, और मैं उधर के लोगों को खींचता, उसके साथ साथ सुखी भी उधर के लोगों को खींचता। और आप यकीन मानिए कि मुझे उर्दू में इतना ज्ञान तो नहीं था, पिताजी से जितना सीख लिया था। पहले उर्दू के खतों को पढ़ना, धीरे धीरे एक एक अक्षर करके, उसके बाद उनको हिंदी में लिखना और फिर उसके ऊपर अपना प्रोग्राम बनाना। इट्स नॉट इजी जॉब, शॉट। क्योंकि आजकल लोग समय देने से बहुत कतराते हैं। मैं हफ्ते में हर शुक्रवार को मेरा प्रोग्राम आता था, और उस शुक्रवार के लिए मैं पूरे 6 दिन काम करता था, एक एक घंटा क्या रोज क्या ना। बात! ये एक ऐसी तपस्या है जिससे, देखिए, मैं ये नहीं कि मुझे तो 250 ही मिलने थे, कहाँ 10 रुपए थे, कहाँ आप 250 तक पहुंच गए थे। 250 रुपए एक प्रोग्राम के मिलते थे। और इसमें एक दिलचस्प किस्सा सुना दूं आपको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा हुआ कि मेरे साथी सुखविंदर सुखी 15 दिन की छुट्टी पर चले गए, और जौहल साहब जो हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा कि भाई प्रोग्राम आपको अकेले ही करना पड़ेगा, या कोई आप सहयोगी कलाकार चाहें तो जो हमारे रेगुलर आर्टिस्ट हैं उनमें से किसी के साथ कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, वरना मैं अकेला भी कर दूंगा। जी। तो इत्तेफाक से जिस कंपनी में काम करता था, मुझे बेंगलोर जाना पड़ गया 5-6 दिन के लिए। तो एक हफ्ते की वो छुट्टी चला गया, अगले हफ्ते मैंने उनको बुधवार फोन कर दिया जी कि मैं नहीं आऊंगा। तो वो मेरे साथ गुस्सा हो गए, यार तुम तो नखरे करने लगे हो, आर्टिस्ट अगर नखरे करेंगे तो अपने आप डूबेंगे। मैंने कहा सर, इसमें डूबने तैरने की नहीं है, मेरी रोटी का सवाल है, मेरी कंपनी का लाखों लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा, सौदा एक फंसा पड़ा है, मुझे यस और नो करनी है, और उसमें एक हफ्ता मुझे लग जाएगा। तो जी। उन्होंने फोन गुस्से में आके काट दिया। तो मैं खैर जा रहा था, टिकट तो मेरी थी, मैं पहुंच गया वहां पे, एक दिन काम किया। उसको मैंने जौहर साहब को बुधवार, बृहस्पतिवार को दोपहर को फोन किया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हर हालत में शुक्रवार को 6:30 बजे से 8 बजे तक प्रोग्राम होता है, मैं 4 बजे आपके पास आ जाऊंगा, आप क्या चिंता बात! मत। अरे बंगलौर से कहाँ आ जाओगे, या तो झूठ बोल रहे हो, कोई बंगलौर नहीं हो। मैंने कहा सर मैं आ जाऊंगा। यकीन मानिए, वहां से सुबह की फ्लाइट पकड़ी 6 बजे की, 8:30 दिल्ली आए, वहां कंपनी की गाड़ी से जलंधर आया, 4 बजे यहाँ आकाशवाणी पहुंचा, लेटर लिए, प्रोग्राम की तैयारी की, 6:30 से 8 बजे तक प्रोग्राम किया, 8:30 बजे वापस दिल्ली गया। अगले दिन सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ी और 8:30 वाह! बजे बंगलौर पहुंच गए। कहा तो वाह! मैं 10 रुपए के लिए धक्के खाता था,
कहाँ 30-40 हजार रुपये खर्च हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए जो आपने मुझसे प्रश्न किया था कि इस जनरेशन को क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि जितने आप समर्थ हैं उतना ही शौक पालिए और पूछिए। बहुत खूबसूरत बात कही, बहुत खूबसूरत। क्या बात, क्या बात। हमारे साथ बहुत हालांकि सारे वो 10 रुपए जो आते थे उस जमाने में 10 रुपए मन गेहूं आ जाता था। आहा। क्या बात, जी कमाल, कमाल। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। युवराज शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं जियो मेरे भाई जियो। कांता ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लिखती हैं प्राउड ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया। कनन अरुणाचलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बेहतरीन कलाकार, लिखते हैं गुड इवनिंग सर। दीपक नायडू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनीश बग्गा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कनन सर बहुत बहुत शुक्रिया, दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, युवराज सर बहुत बहुत शुक्रिया, रजनीश बग्गा सर बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतिमा करण जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संध्या गुप्ता जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, फैशन डिजाइनर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमन पॉल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुचित्रा गुप्ता जी बेहतरीन अदाकारा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आस्था गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन नृत्यांगना और बहुत ही बेहतरीन रंगकर्मी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। सुभाष मुखर्जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद इशाक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, लवली चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं। शब्बीर मुजाहिद जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी एस्टीम्ड व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। रितु तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। पीके हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगी, जो आपने रंगमंच के लिए नाटक लिखे, जितने भी जी नाटक लिखे आपने रंगमंच के लिए, आपका फेवरेट नाटक कौन सा रहा, आपका अपना पसंदीदा? ऐसा है, अगर किसी माँ से ये सवाल करें तो कि फिर भी उसके 5 बच्चे हैं और कौन सा बढ़िया है, तो क्या जवाब देगी वो? सारे बच्चे बराबर है। लेकिन मैं थोड़ा सा रुक के ना एक घटना जी का जिक्र करना चाहता हूँ। जब आप जरूर। जो हमारे साथी जो हमें शाबाशी या जो कुछ भी दे रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि राबता से पहले एक प्रोग्राम करा किया करता था मैं, नाले गन्ना नाले की। जी ये ऐसा हुआ, मैं इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ। जी। 76 को मैं दिल्ली चला गया हम्म। और 81 तक मैं वहां रहा कंपनी के काम से। कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट था, उसको खड़ा करना था। तो उन दिनों में मैं वहां आकाशवाणी जाता रहा, लेकिन मजा नहीं आया, 3-4 नाटक किए छोड़ दिए। वहां पे एक हमारे प्रेम चंद्री साहब हैं, वो नाटक तब किया करते थे। जी तो मैंने 3 नाटकों में हिस्सा लिया और मैंने कहा यार ये द्व्यर्थी संवाद बोलते हैं, पैसा कमाना, तो हालांकि वो पैसे देते थे, ऐसी बात नहीं है, पैसे देते थे, लेकिन वो द्व्यर्थी संवाद। और नाम अगर आप मुझे कहेंगे ना कि जिन 3 नाटकों में मैंने भाग लिया उनके नाम बता दूं तो शायद मुझे शर्म आए। तो उस तरह की रंगमंच की मैं आने वाली पीढ़ी को भी सलाह दूंगा कि अगर वाहियाती करनी है तो फिल्मी दुनिया खुली पड़ी है। आप जाइए, शौक आजमाइए, फुटपाथ पे सोइए, होटल में सोइए, जहां मर्जी जाइए, लेकिन कम से कम रंगमंच को साफ सुथरा रहने दीजिए। इसीलिए हमारे पूर्वज भी धार्मिक नाटक किया करते थे और सामाजिक नाटक किया करते थे। और इसके साथ एक स्टेज की जुड़ी घटना मेरे को जैसे जैसे याद आएगी ना, बुढ़ापे में दिमाग थोड़ा कमजोर हो जाता। जी सर। हुआ ये कि मेरी नई नई शादी हुई, तो हम रामलीला जब खेलते थे तो बीच में एक नाटक सामाजिक किया करते थे, और हमने सामाजिक नाटक खेला सोने की जंजीर। वो था दहेज के ऊपर, दहेज के नाटक के ऊपर, उसमें खुद हीरो था। तो मेरी माँ के साथ मेरी धर्मपत्नी भी चली गई वहां देखने के लिए। तो जब मैंने मतलब अपने को आर्टिस्ट की पिटाई शुरू की और गाली गलौज शुरू किया, तो ये तो उठ के भगली, मैं देख रहा हूं स्टेज से कि ये सास बहू तो गई घर। तो वो रोते रोते चिल्लाते चिल्ला, खैर मैं तो जा नहीं सकता था, नाटक चलता रहा। तो सबने समझाया भी वो नाटक था, हालांकि ये नाटक बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो असली नहीं था। वो जो पैर मार रहा था वो उसको लग नहीं रहे थे, लेकिन उसके दिमाग से नहीं उतरा।
और वो घबरा के मायके चली गई, 3-4 महीने रूठी रही कि ये तो बहुत बड़ा जालिम आदमी है। फिर बहुत लोगों ने समझाया भाई ये रंगमंच के लोग हैं, ये जालिम नहीं होते, जैसा रोल होता है वैसा कर देते हैं। ये घटना थी। तो मैं आ रहा था कि मैं प्रोग्राम किया करता था नाले गला नाले की, बेहद मकबूल प्रोग्राम था, 28 मिनट का प्रोग्राम लाइव। मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने जब रेडियो शुरू किया तो लाइव से किया, हालांकि कैजुअल आर्टिस्टों को बहुत कम प्रोग्राम मिलते हैं, और आखिरी प्रोग्राम जो किए वो भी मैंने लाइव किए। रिकॉर्डेड प्रोग्राम के लिए मैं विश्वास ही नहीं करता कि पता नहीं बाद में डब करके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये मेरी एक जीत है एक आउटसाइडर की, जो वहां पे आकाशवाणी का नौकर ना होते हुए भी लाइव प्रोग्राम करता रहा। अब हमारे देवेंद्र महेंद्र जी थे नाले गला नाले गीत के प्रोड्यूसर, बहुत विद्वान है, डॉक्टरेट किया है उन्होंने, साहित्यिक बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। तो वो बिना स्क्रिप्ट लिखे नहीं किया करते थे। तो हमारे एक मित्र थे एस एन कपूर साहब स्वर्गीय, उन्होंने मुझसे मिलवाया कि ये आर्टिस्ट हैं हमारे, पहले 76 तक ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करते रहे। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, अगर आप कहते हो तो आप ऐसा कीजिए, आप मेरा 1-2 प्रोग्राम सुनिए और 2 स्क्रिप्ट मुझे दीजिए, मैं स्क्रिप्ट के बिना लाइव प्रोग्राम नहीं होने देती। तो मैंने 2-3, 3 नहीं 4 स्क्रिप्ट दे दिए। मैं कहा जी इसमें से जो पसंद आएगा आप मुझे एक बार मौका दे के देखिए, नहीं आपको अच्छा लगेगा तो नहीं आऊंगा। खैर उन्होंने चारों स्क्रिप्ट मेरे एक्सेप्ट कर लिए और उन्होंने टाइमिंग की पूरे 28 मिनट का था। अगर प्रोग्राम वो 7:30 से 7:28 7:30 से 58 तक होता था, उसके बाद 8 बजे खबरें आ जाती 2 मिनट जी। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, इतनी खताएं, इतनी शाबाशी दी। तब एक देश पंजाब रेडियो क्लब हुआ करती थी, उनकी तरफ से मुझे इनामात भी दिए गए और मुझे लगा कि अब मेरा नाम जो है होने लगा है। तो बीच में एक ऐसा गच्चा खा गया मैं। हुआ ये कि मुझे किसी शादी पर जाना था और मैं एक बड़ी बेहतरीन स्क्रिप्ट जो मैंने जिंदगी में अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन हंसी मजाक वाली लिखी और लिख के छोड़ के चला गया कि अगर शादी से मैं लेट हो गया तो सुबह 7:30 चला जाऊंगा और प्रोग्राम कर दूंगा। तो वो हास्य मजाक पे उसमें गीत भी थे, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। तो उस रात एक वो प्रोग्राम क्या था, लाइव इसलिए रखा गया था कि वो समसामयिक उसमें बातें भी शामिल की जाएं। तो हमारे लिए जरूरी था कि हम 6 बजे स्टूडियो जाएं, सारे अखबार वहां पे होते हैं और जो भी कोई मुख्य समाचार हो उसको समाहित करना होता था उसमें। तो उस रात कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया और 13-14 लोग मारे गए। तो मैं अपना तंदू में बम्बू लगाए बैठे गीत लगा रहा हूँ और हंसी मजाक की बातें कर रहा हूँ। तो जब मैं बाहर आके अखबार पढ़ी तो मैंने कहा भी आज तो गए, अब ये प्रोग्राम नहीं कर पाएगा। मुझे पता है मैडम बहुत सख्त है, मुझे अफसोस भी बहुत हुआ, लेकिन उस समय लाइव प्रोग्राम में वापस जाके चलती हुई समाचार में क्या कहूं कि मुझसे गलती होगी। 10:30 बजे उनका फोन आया, बहुत गुस्से में थे, कहने लगे आप विद्वान हैं, अच्छे परिवार से हैं, ये क्या सुबह सुबह तंबू में बम्बू लगाए बैठे थे तुम, उधर 15-16 आदमी स्टेशन पे मरे पड़े हैं और तुम। मैंने कहा मैडम ये मुझसे गलती हुई है, आपने जिस प्यार से मुझे ये प्रोग्राम दिया था, जिस विश्वास के साथ दिया था, आपके साथ मैंने विश्वासघात किया है, आज के बाद मैं ये प्रोग्राम नहीं करूंगा और कह के लौट आया। हालांकि बार बार उन्होंने बार बार कहा गलतियां हो जाती है, मैंने कहा नहीं अब ये प्रोग्राम नहीं करूंगा। ये थी एक घटना मेरे दिमाग में। क्या बात। संध्या मैं गुप्ता आपको आपने समय इतना नहीं दे रहा हूँ प्रश्न पूछने खूबसूरत का, यही दिक्कत है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, संध्या गुप्ता ने बहुत ही खूबसूरत मैसेज लिखा है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जम्मू और कश्मीर की बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। युवराज शर्मा सर बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन रंगकर्मी, लिखते हैं कि आप किन पंजाबी लेखकों को बढ़िया मानते हैं? बताइए। जी आप किन पंजाबी लेखकों को बढ़िया मानते हैं? कौन से पंजाबी लेखकों को आप सबसे अच्छा मानते हैं, पसंद करते हैं? देखिए, हमारे पंजाब में लेखकों की तो कमी ना कभी रही है ना कभी होगी। एक से एक बढ़कर लेखक हैं, एक से एक दमदार आर्टिस्ट हैं, एक से एक दमदार डायरेक्टर हैं। रंगमंच का मैं अब क्या कहूं, या तो वो समा नहीं रहा या फिल्मी रवायतों ने बिगाड़ दिया है। अब रंगमंच तपस्या का तरीका नहीं रहा, अब एक रटा रटाया फार्मूला है
कि वो जैसे प्रेमचंद्र जी साहब दिल्ली में नाटक किया करते थे द्विअर्थी संवादों के, अगर तो दर्शक चाहिए उसमें से पैसे चाहिए तो गंदगी आपको घोलनी पड़ेगी। पंजाबी आर्टिस्ट मेरी नजर में एक भी नहीं है लेखक जो ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करता हो। तो एक से एक बढ़कर हैं। आप ये समझिए कि मैं जितना नाम गिनाने लगूंगा तो आपके 2 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हमारा जो याद करके आपको बताऊं कि जब राब्ता प्रोग्राम किया करते थे तो आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पे चला हुआ है रेडियो राब्ता, उसमें से 100-200 लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है और सारे के सारे राब्ता की तर्ज पर अपनी कविताएं लिखते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि लेखक भी बहुत बढ़िया है, लेकिन आगे आने वाले समय में आर्टिस्ट कम मिल रहे हैं। वो जो तपस्वी थे, वो जो अपनी जान लड़ा के एक्टिंग किया करते थे, जिनमें कुछ सीखने की कुव्वत थी या जो कुछ समझना चाहते थे या वो बड़ों की इज्जत करना जानते थे, वो आई एम सॉरी टू से वो थोड़ी कमी आ गई है। इसी वजह से कोई किसी को सिखाने के लिए तैयार नहीं है। अगर दैवी गुण किसी के पास है तो वो जाए और अपना काम करे, पैसे ले और घर चला जाए। आप फरमाइए। क्या बात। जी, हमारे साथ रजनीश बग्गा जी जुड़े हैं, बेहतरीन सिंगर हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ मस्कट से जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने आकाशवाणी के नाटकों के लिए लिखा, आपने रंगमंच के लिए नाटक लिखे, आपने जी टेलीविज़न के लिए नाटक लिखे। तो हाँ आपको हाँ। लिखते जब आपने अरे अभी सही जगह तो आपने याद आप दिलाई। असल में क्या हुआ, अब मैं टीवी और छोड़ दीजिए मैंने रेडियो पे क्या किया और रंगमंच पे, टीवी का अनुभव कड़वे के बाद इतना मीठा मिला कि मुझे रिटायर होते भी, मैंने खुद रिटायर हुआ हूं, मुझे किसी ने कहा नहीं है। हुआ ये कि हमारे यहाँ, आपका टाइम तो नहीं हो रहा? नहीं, नहीं हो जाएगा तो मैं आपको आप चलिए प्लीज़ करिए। प्लीज़, प्लीज़। अभी समय है। जी, जी, ऐसा हुआ बिल्कुल। कि वहां हमारे एक मित्र थे विजय शायर, तो उन्होंने कहा यार रेडियो में करते हो कुछ इधर भी आया करो, हमारे यहाँ बहुत बड़ा केंद्र है, उत्तर भारत के अच्छे केंद्रों में से एक है जलंधर आकाशवाणी, बिल्कुल जलंधर है, दूरदर्शन बिल्कुल केंद्र। है, बिल्कुल है। तो उन्होंने इधर उधर के प्रोग्राम और कुछ डॉक्यूमेंट्री मैं रेडियो के लिए बनाई, टीवी के लिए भी बनाई, कठिन से कठिन डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। लेकिन वो पैसे लेकर बनाई, उसका ना कोई मेरे ऊपर एहसान है ना मेरा उनके ऊपर एहसान है। तो शायर साहब ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया, कुछ ड्रामा डायरेक्टर हमारे रविदीप जी थे, सुरेंद्र सानी थे, बड़े एक क्रीम थी वहां पे। जी, तो थोड़ा बहुत कभी काम मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था। इन बिटवीन हमारे यहाँ चमन बग्गा जी बहुत बड़े स्टेज आर्टिस्ट हुआ करते थे, डायरेक्टर थे और प्रसार भारती में ऑफिसर भी थे। उनके साथ एक सुशील कुमार सिंह थे। तब पंजाब का माहौल बहुत खराब था, यहाँ उग्रवाद था। तो उग्रवाद के ऊपर मेरा मन कचोटता था कि इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने एक नाटक लिखा उजास। तो वो मुझसे मिले और कहने लगे इस पर कुछ हो सकता है, भयभीत तो नहीं हो? मैंने कहा भयभीत तो कभी हुए नहीं है, लिखा तो मेरे पास पड़ा है, आप चाहें तो मेरे साथ स्क्रिप्ट मैं पढ़ देता हूँ और आप जो चेंज कराना चाहें। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत खतरनाक है। मैंने कहा हमने तो उल्टे दिनों को सीधे की तरफ ले जाने का नाटक लिखा है, आप कुछ शामिल करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कहने लगे नहीं नाटक ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ी चेंज करूंगा। मैंने कहा आपके पास पूरी आजादी है, चेंज कर दीजिए। और जब वो नाटक हुआ तो उसकी तारीफ तो क्या होनी थी, कुछ अखबारों ने ऐसा उछाल दिया कि अरे तब उग्रवाद के लिए बात करना भी बड़े जिगरे की काम था। अब हुआ ये कि मेरा नाम आ गया लेखन सहयोग में और लेखक हो गया सुशील कुमार सिंह। मैंने कहा चलो जान छूटी, फिर इतना बड़ा आर्टिकल दूसरे दिन अखबार में पढ़ा तो सारे के सारे उसके द्वारे हो गई, तुमने ये नाटक कैसे लिख दिया, तुम उधर से बिहार से आया, तुम यहाँ पंजाबियों को क्या जाने, तुम्हें क्या पता पंजाबी कल्चर क्या होता है। तो कहने लगे ये मैंने नहीं लिखा। कहने नहीं लिखा तो नाम तो तुम्हारा आया है। अब ना मैं स्टेनो हूं, ना मैं वो तुम्हारा टाइपराइटर जानता हूं, मैंने कैसे सहयोग कर दिया। तो ये कड़वा अनुभव ये था। दूसरा कड़वा अनुभव रहा मेरा चवन बग्गा जी के साथ। चवन बग्गा जी ने
सादतन बसंत मंटो साहब की एक कहानी थी, मुझे मोइनुद्दीन। तो मैंने कहा सर इस पर मैं नाटक लिख चुका हूँ, लेकिन मैंने दिया नहीं, लेकिन वो रंगमंच के लिए है। कहने लगे क्यों नहीं है? मैंने कहा इसमें एक ऐसा मुस्लिम धार्मिक मुद्दा जुड़ा हुआ है कि मैं इसको छूना नहीं चाहता। मंटो साहब छू सकते थे कि वो फकीर आदमी थे, मैं तो बाल बच्चेदार हूं, मैं इसको नहीं छू सकता। तो फिर उन्होंने भी, जब रावत साहब थे हमारे डायरेक्टर, उनको बताया कि ये नाटक इस तरह से है। अरे अरे कहता क्यों आग को छू रहे हो, बच्चा ठीक कह रहा है। तो उन्होंने भी मुझे शाबाशी दी और उन्होंने मुझे, हाँ फिर याद आ गया रावत साहब के, वो भी मुंशी प्रेमचंद के बहुत मुरीद थे। जी तो मुंशी जी के मुरीद थे, तो उन्होंने मुझे कहा क्या क्या करोगे? मैंने कहा सर मेरे ऊपर मुंशी जी का इतना प्रभाव है कि मुंशी जी का जब तक नाम है, ना तो ग्रामीणों का परिधान बदलेगा, ना परिवेश बदलेगा, ना शहरी अमीरों का बदलेगा, ना बदला है। तो ये समाज का ढर्रा वही रहेगा जो मुंशी जी ने अपनी 200 कहानियों और दर्जन भर नावलों में लिख दिया है। आपको क्या पसंद है? मैंने कहा सर मुझे पसंद है, उनका सबसे ज्यादा पसंद है नावल जो है निर्मला, क्योंकि स्त्रियों की कथा के ऊपर, अरे मैं सबसे बड़ा नाम भूल गया हूँ, बाद में अभी याद कराइएगा, जिनकी मेरे ऊपर कृपा है मैं उनका नाम ही भूल गया हूँ। जी जी तो वो कहते आप बूढ़ी काकी का सीरियल बना सकते हैं। मैंने कहा सर ये 14 किस्तों में बनेगा। अभी मैंने 6 किस्तें लिखी तो दिल्ली से हिंदी में आना शुरू हो गया। कहने लगे यार आपको नुकसान तो हुआ है, लेकिन हम इसकी भरपाई करके। मैं कहा भरपाई कुछ नहीं है, सैकड़ों पन्ने लिखे हैं, हजारों फाड़ के फेंके हैं, उसमें क्या हो गया? ये तो मेरा शौक है कि शाम को 2-3 घंटे बैठ के लिखना। अब लिख दिए तो आप, नहीं नहीं भरपाई तो करेंगे ही। उसके बदले में उन्होंने मुझसे काफी नाटक मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखवाए, ब्रॉडकास्ट हुए, बहुत तारीफ हुई। अब मैं आता हूँ कि जहां से मुझे पहचान मिली दूरदर्शन में, वो नाम है राजेश कौल। आज वो यहाँ नहीं है, दिल्ली में चले गए हैं, लेकिन दिल्ली से भी वो आजकल सिडनी में है। बेहतरीन इतने बेहतरीन जहीन और प्रोड्यूसर महान रहे मुझे हैं। लगे। 2-3 मुलाकातों में एक नाटक मैंने उनको दिया, जी बहुत उन्हें अप्रिशिएट किया। उनके अंदर खूबी क्या थी कि वो रिहर्सल के समय भी और रिकॉर्डिंग के समय भी पहले डायरेक्टर थे जो राइटर को भी बुलाते थे कि अगर संवाद कोई आर्टिस्ट नहीं बोल पा रहा है तो उसको उसके बदल में क्या दे। डायरेक्टर का काम नहीं है संवाद देना। तो मैं उनकी तारीफ करता हूं आज भी, उनके पीठ के पीछे भी, कि उन्होंने इस तरह से उसको सजावट किया कि हमारी मतलब पारिवारिक रिश्ता सा हो गया। और मैंने सोचा कि अब मैंने जब तक लिखना है, राजेश कौल के लिए लिखना है, उसके अलावा किसी के लिए कुछ नहीं लिखना है, ना रंगमंच के लिए। रेडियो पर तो मैंने जाना छोड़ ही दिया था। जी जी तो अब एक जी बात की आपको घटना बताता हूँ। अ, हाँ, जोशी जी मेरे गुरुदेव से मिले, इंद्र जोशी जी से, जिनसे मैंने नाटक की कला का ज्ञान लिया था। मैंने उनको कहा था कि आप उनसे मिलिए, वो भीष्म पितामह है हमारी फील्ड के। वो गए तो वो कहने लगे भाई मैंने टीवी तो ना कभी देखा है और ना मैंने कभी लिखा है, मैं तो सैकड़ों नाटक लिखे हैं और वो सिर्फ रेडियो के लिए लिखे हैं। तो वो उनसे एक रिक्वेस्ट करके स्क्रिप्ट लेके आ गए और मुझे दी। कहने लगे यार इस पर मुझे अच्छी लगी है कहानी ये, इसको। मैंने कहा सर नाटक के ऊपर भी कभी नाटक लिखा है और वो भी अपने गुरु की कलम के ऊपर कलम चलाऊंगा, ये पाप मुझसे नहीं होगा। तो जोई साहब का मुझे फोन आया, अरे गालियां निकालते थे, जो वो कह रहे हैं करो, मैं भी टीवी में आना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा सर आपका 28 मिनट का नाटक है और मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो वो 4 किस्तों में जा रहा है, 1-1 घंटे की कहानी, बहुत लंबी है वो। आपने ठीक है एक औरत का दर्द उसमें महसूस कराया है, लेकिन दर्द उतना ही नहीं है जितना 28 मिनट के रेडियो प्रोग्राम में आता है। तो जो मर्जी करो यार इसको लिखो तुम। उन्होंने भी इजाजत दे दी, कौल साहब ने भी दे दी। तो वो नाटक इतना सुपर हिट गया, इतना सुपर कि उतना बड़ा कोई नहीं गया। तो कलाकार भी, कौल साहब के अंदर एक और खूबी देखिए, वो जी क्या करते थे कि पहले लेखक से पूछते थे कि जब आपने ये पात्र लिखा है तब आपके दिमाग में कौन सा आर्टिस्ट था। ये बहुत बड़ी बात है, ये किसी किसी डायरेक्टर में होती है
1000 में से 1 लोगों में होती है कि जब आपने इसे लिखा था तो आपके दिमाग में कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जो इस रोल को कर सकता, तो मैं कहता जी फला था, तो बुक करते थे। ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेगा तो इसको ले लूंगा, लेकिन कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, बुलाया। और एक आर्टिस्ट आपको बताता हूँ, नया नया उनके पास रोज आके बैठा रहता था, दयालु बहुत थे ना कौल साहब हमारे, तो सैगल उनका नाम भूल गया हूँ, बच्चा है, तो वो कहने लगे जी मुझे ड्रामा ऑडिशन तो कर रखा था उसने, एज यू तो कर नहीं सकता था, तो मुझे कहने लगे यार ये जो नया नाटक है ना, 3-4 दिन बाद शूटिंग शुरू हो रही है, इसका भी एक आध रोल कर दो। मैंने उसको जब कैंटीन में जाके बिठाया और मैंने देखा यार तो बहुत गंभीर लड़का है, तो मैंने उसको वो जो मेरे अंदर सबसे बड़ा कैरेक्टर मैंने लिखा, एक फोटोग्राफर का जो देवदास टाइप का है, तो पढ़ के आ गया। तो कौल साहब ने भी सर हिला दिया, मैंने कहा नहीं चल सर, मैं क्या एक चांस और दीजिए, आज की आप कैंसिल कर दीजिए। मैं बाहर लाया, जैसे हम अपने आर्टिस्टों को, जब मैं स्टेज डायरेक्ट करता था रंगमंच पे, तो उस पे हम उसको मिसाल दिया करते थे। मिसाल ये थी कि क्या तुमने देवदास फिल्म देखी है? कहते नहीं। मैंने कहा जाओ अभी उसकी सीडी लो, सीडी तो तब थी नहीं, ये वैसे टेप टूप आती थी, उसका टेप लो, किराए से लो, मोल लो, देवदास दिलीप कुमार वाली, वो कहीं तुम केएल सहगल वाली मत ले आना, तो उसको तुम पढ़ो, उसके बाद ये संवाद पढ़ना और कल मिलेंगे हम। तो उसने सारी रात लगा के सुनता रहा। मैंने कहा उसमें से दिलीप कुमार का रोल तो देखना है, तो उसने देखा। तो अगले दिन आया तो मैंने कहा यार 50% तक तो तुम पहुंच गए हो, कौन साहब इसको एक रात और दे दो यार। ये मुझे लगता है कि जो इसका 35 मिनट का सीन है, 1 घंटे का होता था एक सीरियल, एक हमारा एपिसोड, तो 35 मिनट का उसका अकेले का रोल था। कहने के दे दो यार, कोई बात नहीं, कल कर देंगे। तो अगले दिन वो आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दिलीप कुमार के दर्शन कर रहा हूँ, सचमुच वैसा ही। और यकीन मानिए आज वो मतलब अथेड़ उम्र का हो गया है, लेकिन उसके बोलने का स्टाइल ही दिलीप कुमार के देवदास जैसा हो गया। बहुत जरूरी होती है जब आप रंग में रंगना आता है हमें। बहुत ज़रूरी होता है श्याम सुंदर जी एनकरेजमेंट जब आप किसी नए पर्सन को देते हो। हमारे कार्यक्रम का वक़्त बस यहीं ख़त्म हो रहा है। आपसे बातें करके इतना अच्छा लगा और आपने इतनी जो ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन के लिए जो मुझे आपने वार्निंग दे देता तो 5 मिनट पहले खत्म कर देता। ऐसा है चलते चलते 1 मिनट, अभी मैं जाऊंगा नहीं, चलते चलते मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। आपने जो बच्चों के लिए खास तौर पे जो बातें कही कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको खुद सोचना है कि आपको किस तरह से आना है। जो आपने गाइडेंस दी बच्चों को, नई जनरेशन को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मत है तो आइए, देखिए अगर रोटी रोजी है तो वेलकम, नहीं है बॉम्बे के फुटपाथ पे सोना चलेगा, जिसका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, मेरे साथ है। एक बात मैं आपके बारे में कहना चाहूंगा, आपका टाइम जितना मर्जी हो जाए। ये नहीं, मैंने जो आपने पिछले 8-10 एपिसोड देखे हैं, मुझे याद है कि मेरे जीवन में मैंने सिर्फ एक ही कलाकार को देखा है एज एंकर इंटरव्यू देने के लिए, वो थी तबस्सुम। बेहद लाजवाब, और मैं हैरान हूं कि बिल्कुल वही स्टाइल, वही हंसी, वही मतलब प्यार से बुलाना और टोक कर बात करना और अपनी बात ना लहराते हुए दूसरे की बात लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी खूबी होती है। काजल जी वो आपके अंदर है, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आप और तरक्की करें। और मेरी तरफ से सबको नमस्कार। चलते चलते मैं चाहूंगी कि नई जनरेशन के लिए आप चलते चलते कुछ और कहना चाहें तो प्लीज जरूर कहें। नए परफॉर्मर्स के लिए, नई जनरेशन के लिए जो थिएटर में या रंगमंच में, फिल्मों में, सिनेमा में आना चाहते हैं, टेलीविजन में आना चाहते हैं। मैं फिल्मों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मेरे मुंह से घटिया बातें निकल जाएगी। मेरा तजर्बा बहुत बुरा है, मैं फुटपाथ पे सोया हूँ। पहले से होटल के पैसे जब खर्च हो गए ना 30,000 मेरे, तो उसके बाद मैं 3 दिन फुटपाथ पे भी सोया हूँ। मैंने पाव भाजी भी खाई है। बहुत गंदा शहर है, जो कमाते हैं वो करोड़ों कमाते हैं, जो भूखे मरते हैं वो बेमौत मरते हैं। तो बच्चों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ,
यदि आप समर्थ हैं, जी आप है या आपका व्यापार है या कुछ भी है, तो आप सबसे पहले एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा राइटर, एक अच्छा गुरु अपनाइए जो आपके टेस्ट का हो। ये नहीं कि आप सीरियस रोल करना चाहते हैं और आप किसी बैंकर के पास चले जाएं, तो वो, मैं तो कहता हूं कि लोग आए। ऐसा नहीं है, युग पलटेगा। जैसे ये फिल्मों में हवाही आती चल रही है, ये धीरे धीरे खत्म होगी और रंगमंच फिर उसी बुलंदी पर आएगा। मुझे याद है कि जब क्या रेड क्रॉस बात, भवन में हम नाटक किया करते थे, क्या तो बात। 600 लोग सीटों पर बैठे होते थे और 400 लोग खड़े होकर देख रहे होते थे। वाह, वाह, वो वाह। जमाना मैं कहता हूं आए। नई जनरेशन के अंदर हमारी जनरेशन से ज्यादा पावर है, हमारे से ज्यादा एजुकेशन है, हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिल पा रहा है। और ब्रेक देने वाले बेचारे खुद रोटी के लिए घूम रहे हैं, तो अब क्या। सही में, सही में। बहुत, बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपने इतनी नमस्ते। अच्छी बातें कही, आपने इतनी अच्छी बातें कही, इतना अच्छा सेशन रहा आपके सामने। मैं दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी। नहीं, बहुत-बहुत मैं शुक्रिया। आपका आभारी हूं कि आपने एक गुमनाम से कलाकार जो 10 साल पहले लिखना पढ़ना सब कुछ मैं तो छोड़ चुका हूं, बाकी आज मैं नहीं हूं। आज कुछ लेकिन कोई आपने, नाटक नहीं आप ऐसा लिखता, मत ना कहिए, रेडियो पे आपने, जाता हूँ, ना। श्याम जी, आपने, आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। वो एक्सपीरियंस सिर्फ जी, आपसे ही मिलेगा। और यही सबसे जी, बड़ी बात है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक इतने एक्सपीरियंस्ड इंसान, इतने एक्सपीरियंस कलाकार दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। मैंने भी आज आपसे बहुत सीखा है। बहुत-बहुत नहीं शुक्रिया नहीं, कहना चाहूँगी मैं। मैं कह रहा हूं आप तबस्सुम से आगे निकल सकती हैं, निकलेगी, लेकिन हाँ, जो आपका स्टाइल है इसको गंवाइएगा नहीं, इसी को अमीर कीजिए। जी, ये शुक्रिया। स्टाइल आपका बिल्कुल ठीक है, इससे तनिक भी इधर उधर ज्यादा ओवर नहीं बनना है। बस यहां तक आप जो है अच्छे हैं, भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, सरस्वती माँ की कृपा भी है, तो बस। बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े रहे हैं, एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़े रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, हमें मॉरल सपोर्ट देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शख्सियत का जो अगला अंक होगा कल शाम को 7 बजे, और हमारे साथ जुड़ेंगी सरिता हुसैन जी हैं, जो एक बेहतरीन रंगकर्मी हैं, लेखिका हैं, शी इज़ एविड एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, निर्देशिका हैं, रंगमंच में, सिनेमा में एक नाम है। और कल वो हमारे साथ जुड़ेंगी और उनकी जो जर्नी है कला के क्षेत्र में, उससे हम रूबरू होंगे। और मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।